नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर के बारे में और रेलवे सेक्टर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 फरवरी को देश का यूनियन बजट आने वाला है और इस बजट में जो काफी ज्यादा मच अवेटेड रहेगा वो बैंकिंग सेक्टर और रेलवे सेक्टर होने वाला है। हालांकि उसके अलावा और भी सेक्टर्स हैं जो कि काफी ज्यादा हाइप में है, लेकिन यहाँ पे हम बैंकिंग और रेलवे सेक्टर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिलहाल इन्हीं दो सेक्टर में जो रिटेलर्स है, जो आम आदमी है, उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा है। यहाँ पे हम बैंकिंग और रेलवे सेक्टर दोनों के परहैप्स में बात को लेके चलेंगे कि रेलवे बजट में इन दोनों सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट क्या करने वाली है और इन दो सेक्टर्स को जो अभी फिलहाल जिन प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ रहा है और आने वाले जो बजट है उससे इनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो सबसे पहले हम बैंक्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट बैंक ने क्रेडिट रेशियो को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोन को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, पब्लिक को लोन प्रोवाइड करना चाहते हैं। क्योंकि पिछले 2 डेकेड में यह देखा गया है कि लोन की जो डिमांड है वो बढ़ती ही जा रही है। जिस तरीके से ऑटोमोबाइल सेक्टर बढ़ रहा है, होम लोन्स बढ़ रहे हैं, रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ रही है, बाकी कंज्यूमर गुड्स भी जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और देश की जीडीपी बढ़ रही है, साथ ही साथ देश की इकोनॉमी जिस तरीके से आगे की तरफ जा रही है, यहाँ पे ज्यादा सरप्लस मनी के लिए लोन्स की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, जिन्हें बैंक्स को डिपॉजिट के थ्रू प्रोवाइड करना पड़ता है। यहाँ डिपॉजिट्स के थ्रू इसलिए क्योंकि बैंक्स भी पिछले 2 डेकेड्स का सबसे लो डिपॉजिट जो क्राइसिस है इसको फेस कर रहा है। बैंक्स के पास डिपॉजिट कम हो जाने से दिक्कत ये आती है कि लोन में चाहे कितनी भी डिमांड हो, या तो बैंक्स उसे हायर इंटरेस्ट पे करेगी, लेकिन दिक्कत यह है कि कंपटीशन का टाइम है तो इंटरेस्ट मार्जिन भी अदर बैंकों को एक हिसाब से रखना पड़ जाता है। यहां ये प्रॉब्लम आ रही है कि बैंक्स जब भी लोन को प्रोवाइड करवाने के लिए सक्षम होती है तो वहां पे उन्हें अपने करंट एसेट्स वैल्यू, मतलब जो डिपॉजिट ग्रोथ है उसके हिसाब से और जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उससे ज्यादा वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। हालांकि आपने देखा ही होगा कि पिछले 2 महीने पहले आरबीआई ने एक सर्कुलर रिलीज करके जहां पे सीआरआर, क्रेडिट रिजर्व रेशियो, यहां पे थोड़ी सी 50 पॉइंट बेसिस का जो एक तरह से डिस्काउंट दिया था, एक तरह से रिलीफ दिया था बैंक्स को कि अब वो 4%, जहां पे 4.5% था उसे कट करके 4% पे ले आए, जिससे कि 1.5 लाख करोड़ के आसपास तक का जो अमाउंट है वो लोन के थ्रू बैंक्स के द्वारा मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिससे इनफ्लो बढ़ेगा और जो जीडीपी और इकोनॉमी में भी बूस्ट आएगा। लेकिन यहां ये इतना ही काफी नहीं है। बजट पे ज्यादा डिमांड ये हो रही है जो बैंक्स के एक यूनियन है उनके तरफ से कि जो क्रेडिट रिजर्व पॉलिसी है, खासकर की जो बैंकिंग का जो सेविंग अकाउंट सिस्टम है जहां पे पब्लिक अपना पैसा रखती है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका हायर सरप्लस अमाउंट सेविंग अकाउंट में रहता है और सेविंग अकाउंट में 3 से 3.5% तक का ही ब्याज सालाना आधार पर मिल पाता है, क्वार्टरली तो 1% मिलता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका पैसा 1% पे भी टीडीएस के अंदर आ जाता है, एग्जम्प्ट हो जाता है। तो बैंक ये चाहती है कि अगर किसी ने डिपॉजिट रखा है या लॉन्गर डिपॉजिट है, जैसे 3 साल 5 साल की एफडी है, तो उस पे जो गवर्नमेंट टीडीएस लेती है, हालांकि 1 साल पे भी ये टीडीएस बनता है अगर आपका इंटरेस्ट अमाउंट विद इन अ ईयर 40,000 रुपीज से ऊपर होता है, तो 40,000 से ऊपर का अमाउंट जाते ही आपको 10% के टीडीएस के एप्लीकेबल हो जाते हैं, जहां पे गवर्नमेंट ये टैक्स डिडक्ट करती है। लेकिन यही चीज अगर आपके सेविंग अकाउंट में भी अगर ये पैसा बिना एफडी के तौर, बिना किसी चीज में इन्वेस्टेड किए सेविंग अकाउंट में भी है और वहां पे भी अगर आपका टैक्स कटता है, तो बैंक्स चाहती हैं कि सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा उस पे गवर्नमेंट टैक्स ना ले। तो इससे जो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं लेने की बात आएगी, इसमें सेविंग अकाउंट्स में और भी ज्यादा सरप्लस अमाउंट डिपॉजिट होंगे। यहां पे अगर बैंक लोन डिस्ट्रीब्यूट ही कम करेगी या उसके वॉल्यूम्स को नहीं बढ़ाती है, तो आने वाले समय में या आने वाले जो क्वार्टर रिजल्ट्स होंगे उनके, वहां पे नेट इंटरेस्ट इनकम और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है ये दोनों ही देखने को कम मिलेगा, जिसके वजह से जो बैंक्स का नेट प्रॉफिट है वहां पे कमी आएगी और रेवेन्यू में कमी आएगी। कई बार क्या होता है कि बैंक्स के रेवेन्यू तो अच्छे आते हैं, लेकिन आफ्टर द ऑपरेटिंग मार्जिन उस पर नेट प्रॉफिट होता है बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स, इसके अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। यहाँ पे बैंक्स की जो एक्सपेक्टेशन है यूनियन बजट से वो इस तरह से है कि वो चाहती है सरकार कुछ ऐसे टैक्स डिडक्शन लेकर के आए जिसके वजह से जो सेविंग अकाउंट है उनमें पैसा बढ़ने लगे, लोग अपने डिपॉजिट्स को बैंक में रखने लगे, ना कि ज्यादा रिटर्न के चक्कर में वो शेयर मार्केट या बॉन्ड्स का रुख करे। क्योंकि अगर पब्लिक अपने अमाउंट को बैंक्स में ना रख के डायरेक्टली शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू और बॉन्ड्स में अगर इन्वेस्ट करने लगती है, बैंक्स यही चाहती है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे इनिशिएट कदम उठाए जिसके वजह से जो डिपॉजिट ग्रोथ है उसके अंदर इमीडिएटली बूस्ट आ जाए। अगर डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ेगा तभी बैंक सर्वाइव कर पाएंगे और अपने जो नेट मार्जिन है
है उसको बढ़ा सकती है। अगर नेट मार्जिन बढ़ेगा तभी बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी और आने वाले जो क्वार्टर रिजल्ट्स है वो बढ़ेंगे, जिसके वजह से ऑटोमेटिकली अगर बैंक्स अच्छा वर्क करेगी तो उनका जो शेयर प्राइस है, जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, वो बढ़ेगा और मार्केट में उनके जो हाई पीज है वो कम होने लगेंगे। तो इन द सेंस बैंक यही चाहता है कि जो पब्लिक है वो बैंक से जुड़े रहे, बैंक का पैसा मार्केट से जुड़ा रहे और वो इवॉल्व करके इनडायरेक्टली मार्केट में जो पब्लिक है, जो इन्वेस्टेड है शेयर मार्केट में, बैंक्स का ये भी एक कंसर्न है कि अगर पब्लिक को बैंक से ज्यादा जोड़ना है तो उसे एफडी के रेट्स हाइक करने पड़ेंगे। और अगर एफडी के रेट्स हाइक करते हैं तो उन्हें जो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ जो लोन है उस पे भी जो इंटरेस्ट है वो बढ़ाना पड़ेगा। और अभी जो बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी सेक्टर से जो लोन प्रोवाइड करने की जो एक तरीके से होड़ मची हुई है, जिसके वजह से कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर है, एनबीएफसीज है, ये भी अब लोन प्रोवाइड करने लगी है। बहुत से तो ऐसे कंपनियां आ गई हैं जो एप्स के थ्रू 2 से 3 लाख तक का लोन हर एक इंडिविजुअल को पास करने लगे हैं। तो इस चक्कर में जो बड़े बैंकिंग सेक्टर्स हैं, इनका जो लोन प्रोविजनल ग्रोथ है वो काफी ज्यादा कम होने लगा है, जिसके वजह से इन्हें अपने मार्जिन पे प्रॉब्लम आने लगी है। यहां पे देखिए बात समझने की यह है कि लोन की डिमांड तो बढ़ रही है और उसे पूरी करने के लिए मार्केट में बहुत सारे ऐसे बैंक्स उतर गए और एनबीएफसी उतर गए जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल है। इवन म्यूचुअल फंड्स भी इतने हैं जो कि आपके म्यूचुअल फंड, सेविंग्स, एफडी, बॉन्ड्स, इनके आधार पे, यानी कि आपने पहले से ही कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसके भी जो बिहाफ है उस पे आपको लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दोस्तों ये तो था बैंक और बैंक से जुड़े हुए जो कंसर्न थे आरबीआई के लिए और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि यूनियन बजट में इन्हें एक अच्छा सा रिस्पांस मिल सके। अब हम रेलवे पे बात करते हैं तो रेलवे का भी ठीक इसी तरीके से कंसर्न है, जहां पे रेलवे अपने जो इन्वेस्टमेंट्स है उससे बहुत ज्यादा एक्सपेंड करना चाह रही है। इंडियन रेलवे का इस समय जो बजट है, जो हमने 2024 के बजट में देखा था, वहां 2,63,000 करोड़ का था, जहां पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मार्केट में ये रूमर्स है कि इस बार रेलवे बजट जो कि 10 से 15% बढ़ना एक तरीके से तय माना जा रहा है और गवर्नमेंट इस पे 15% इसका जो रेलवे बजट है प्रीवियस ईयर 2024 का उस पे बढ़ाना चाहती है, जहां पे ये 3 लाख करोड़ के ऑलमोस्ट टच करने वाला है। तो इस बार जो रेलवे का बजट है वो 3 लाख करोड़ होने वाला है, जो कि पिछले अगर हम 10 साल में देखें तो रेलवे का बजट लगातार ही बढ़ता जा रहा है। अगर हम सेम गवर्नमेंट की बात करें तो 2014 में 63,000 करोड़ का जो रेलवे बजट था वो अनाउंस हुआ था, वहां से ये 63,000 करोड़ का रेलवे बजट बढ़ते बढ़ते आज 4 गुना हो चुका है, जहां पे अब हम 3 लाख करोड़ तक की एक्सपेक्टेशन देख सकते हैं। गवर्नमेंट रेलवे को एज अ रेवोल्यूशन देख रही है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो रेलवे सेक्टर का काफी ज्यादा इंप्रोवाइज हो सकता है, क्योंकि रेलवे को एक तरीके से लोएस्ट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखा जा रहा है। आज के समय में अगर कोई भी इंडस्ट्रियल चीज या जितने भी ग्लोबलाइजेशन या इंपोर्ट एक्सपोर्ट की चीजें हम देखते हैं, इनका जो वे ऑफ जो रूटीन है, जो इसको ट्रांसपोर्ट करने का तरीका है, चाहे वो वाटर से हो, रोड ट्रांसपोर्ट हो या एयर ट्रांसपोर्ट हो, इन सबसे अगर चीप कॉस्टिंग निकाली जाए और अगर माल के जो उनका प्रोडक्ट्स है, जो गुड्स है, उसके क्वांटिटी के ध्यान में रखते हुए खास करके क्वांटिटी को मेजर किया जाए और टाइम ड्यूरेशन को, तो सबसे ज्यादा चीपेस्ट अगर कुछ पड़ता है तो वो रेलवे पड़ता है। इसीलिए रेलवे जो है गति शक्ति प्रोजेक्ट्स के थ्रू अपना जो रेलवे नेटवर्क है उसे काफी ज्यादा एक्सपेंड कर रही है, जहां पे अगर हम देखें तो 8 से 10 ऐसे लिस्टेड शेयर्स हैं मार्केट में जो कि रेलवे सेक्टर में काम कर रही है। लेकिन अगर आपको टॉप 3 में से किसी को चुनना हो तो आप इन 3 को कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें कि आरवीएनएल सबसे पहले आता है, जो कि रेलवे का डेवलपमेंट के रिगार्डिंग काम करता है, जहां पे रेलवे से जुड़े हुए कंस्ट्रक्शन, नए स्टेशंस और जो रेल्स के डेवलपमेंट का काम है, इवन ब्रिज होते हैं या फिर प्लेटफॉर्म हो गया, रेलवे स्टेशन हो गए, नए कोचेस हो गए, इन सब का जो हैवी कंस्ट्रक्शन और जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आरवीएनएल को ही मिलते हैं। आरवीएनएल के थ्रू उनके जो छोटे छोटे और भी कंपनियां हैं उन लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। और अगर हम इसके पूरे रेलवे बजट का फाइनेंस का देखें तो यहाँ पे बात आती है आईआरएफसी की, करके 2024 का एलोकेट किया हुआ बजट 2,64,000 करोड़ का 80% जो बजट है वो कंजर्व किया जा चुका है। मतलब जो प्रीवियस बजट था उसका 80 से 85% का जो हिस्सा है वो खर्च हो चुका है। तो ये माना जा रहा है कि आने वाला जो 3 लाख करोड़ का बजट है जो कि आईआरएफसी के थ्रू जाएगा, और आईआरएफसी पे भी एक बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि ये मार्केट से जो फंड उठा करके रेलवे को प्रोवाइड कराता है और उस पर जो नेट इंटरेस्ट इनकम कमाता है, जो मार्जिन कमाता है, वो काफी ज्यादा अच्छा है। और हमने रिसेंटली आईआरएफसी का Q3 रिजल्ट देखा है जो कि काफी ठीक ठाक रहा है। अगर आपको आईआरएफसी पे एक डिटेल वीडियो चाहिए और उसके Q3 के रिजल्ट का पूरा एस्टिमेट देखना है, डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे देख सकते हैं और हमारे चैनल पे भी जाके IRFC का वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे हम तीसरे कंपनी की बात करें तो IRCTC है, जो कि रेलवे के सारे सर्विसेज को प्रोवाइड करवाने का काम करती है, चाहे वो टिकटिंग सर्विस हो, फूड सर्विस हो, ब्रेवरेजेस सर्विस हो, या फिर IRCTC का अब जो होटल सर्विस भी स्टार्ट होने वाला है। IRCTC अपने सर्विसेज प्रोवाइड कराने के साथ साथ अब होटल सेक्टर में भी घुस रही है। यहाँ पे IRCTC का जो टूर एंड ट्रैवल पैकेजेस है, ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। इस सेक्टर में जितने भी रिफॉर्म्स होंगे, जितने भी चेंजेस होंगे, इनका जो इम्पैक्ट है IRCTC पे भी सीधा पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से रेलवे की कैपेसिटी बढ़ रही है, रेलवे के अंदर जो पैसेंजर्स की तादाद है वो बढ़ रही है। तो दोस्तों, ये तो था बैंकिंग और रेलवे सेक्टर से जुड़ा हुआ कंसर्न, जो कि आने वाले यूनियन बजट में गवर्नमेंट से किया जा रहा है। अगर गवर्नमेंट इन सब चीजों पे ध्यान देती है तो ऑब्वियस सी बात है कि रेलवे और बैंकिंग दोनों ही सेक्टर, जिस तरीके से मार्केट अभी टूटा है, वहां पे काफी ज्यादा अपना लोअर बॉटम बना चुके हैं। तो आने वाले टाइम में अगर बजट में इनके लिए काफी ज्यादा अच्छे इनिशिएट कदम उठाए जाते हैं तो ये दोनों ही सेक्टर काफी ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड करने में कारगर होंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, नमस्कार।